नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन जो है वो पढ़ेंगे राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर जलवायु और मानसून के बारे में। ये टॉपिक आपका दे रखा है थर्ड ग्रेड के अंदर और पूरी मेहनत के साथ जाना। इसमें से हर बार प्रश्न आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया, सेकेंड ग्रेड में भी आया और अभी भी आएगा, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखना। जलवायु और इसके साथ साथ वनस्पति, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न बराबर पूछ रहा है, तो ये जरूरी भी है क्योंकि ज्योग्राफी में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी होते हैं। अच्छे से समझना, अंडरस्टैंडिंग है, रट्टिया कोई काम नहीं इसमें, बस ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं उससे पहले कह दूं, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों पढ़ाए जाएंगे। सामाजिक के अंदर जो है वो जल्द ही आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये चार चीज़ें तो अनिवार्यतः चालू हैं और इसके ये चालू हो रही हैं और इससे पहले साइंस आपकी चालू है ही। मैथ जो है आपने डिमांड की है तो जल्दी में मैथ और संस्कृत की डिमांड ज़्यादा ही है। इंग्लिश के लिए अपना चैनल चल ही रहा है, तो ये सब चीज़ें चालू हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ हो तो आपको लगे कि मैं पूरी कर पाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। तीनों क्लासें जरूर, लेकिन अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले, कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, लगभग 40 दिन में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास में करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कि ये है क्या चीज़। तो देखिए, मानसून के बारे में आपने सबने पढ़ा है। मानसून शब्द अरबी भाषा का है, ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है, मुझे जहाँ तक विश्वास है। और वो शब्द कौन सा था? मौसम शब्द था, जिसके मानसून शब्द उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम, मतलब मौसम से फिर मानसून बना। राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत है ना, ये ध्यान रखना भाई, एग्जाम में के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 57.51 सेंटीमीटर है। तो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की औसत वर्षा जो है ये है 313 मिलीमीटर और 675। मतलब क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में कम है तो 313 और इससे दूनी लगभग किस में है? पूर्वी राजस्थान में तो 675, ठीक है ना। ऐसे याद रख लेना, 300 और 600, 313 675 रह जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। ध्यान रखना, अगर आपको पूछे कि सर्वप्रथम वर्षा कब होती है तो होती है अरब सागरीय मानसून से, और आपको पूछे कि सर्वाधिक किससे होती है तो आपको उत्तर देना है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ठीक है ना। ये दो प्रश्न अलग अलग ध्यान रखना। अधिकांश वर्षा बंगाली खाड़ी के मानसून से होती है। प्रथम अरब सागर से, यानी प्रथम, शुरुआत अरब सागर से होती है, और सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से, यानी बंगाल की खाड़ी। तो सर्वाधिक वाली बात बाद आएगी, पहले कौन आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम अरब सागर से और सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से, याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात आती है इसके अंदर कि यहाँ पर जो अधिकांश वर्षा वाली बात हो गई। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हिंद महासागर से आती है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि अपने जो मौसम के लिए, या ये कह सकता हूँ मैं कि जो मानसूनी पवनें हैं वो हिंद महासागर से आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। अरब सागरीय मानसून में सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा और बंगाल की खाड़ी के मानसून सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान रखना। अब आपको पूछे कि अरब सागर से जब वर्षा आती है, अरब सागरीय मानसून से, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, औसत वर्षा सर्वाधिक कहाँ होगी? बांसवाड़ा। और बंगाल की खाड़ी का मानसून से अगर बरसात होती है तो औसत वर्षा सर्वाधिक किससे, कहाँ से होगी? झालावाड़ से। ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अरब सागरीय मानसून सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा और बंगाल की खाड़ी से झालावाड़ में, ठीक है ना। बै का बै मत कर देना कभी, बांसवाड़ा बंगाल की खाड़ी ये मत कर देना। बांसवाड़ा देखो नीचे पड़ता है, तब कन्फर्म मानते हो ना। और इधर कौन है? अरब सागर है। बांसवाड़ा की तरफ कौन है? अरब सागर ही है। और जब हम बात करते हैं, देखिए नक्शे में देख लीजिए एक बार, अगर मैं ये बात करूं कि ये राजस्थान का नक्शा है तो यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी है और यहीं पे बांसवाड़ा है। तो यहाँ बात हम समझेंगे, सॉरी, यहाँ अरब सागर है, यहाँ अरब सागर है और ये नीचे यहाँ क्या है? बांसवाड़ा है। तो अरब सागर से बांसवाड़ा वाला कंसेप्ट नजदीक हो गया ना, तो यहाँ औसत वर्षा अरब सागर से बांसवाड़ा की तरफ रहेगी। और दूसरी बात, हम जब बात करें किसकी? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून की, तो निश्चित रूप से इधर होगा। तो इधर कौन सा हो गया? ये हो गया झालावाड़। तो ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी से जो होगा वो झालावाड़ में सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। और अरब सागरीय मानसून सर्वाधिक कहाँ करेगा? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। ये अच्छे से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान की लगभग 90% वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान होती है। कब होती है? 90% वर्षा की बात कराइए जुलाई से सितंबर में। हमें सबको मालूम है चीज़ कि जुलाई में बरसात आई जाती है, जून के आखिरी में स्टार्ट होती है, जुलाई में अच्छी स्थिति में आ जाती है। तो 90% जुलाई से सितंबर के बीच में आती है। सितंबर के बाद फिर लौटता हुआ मानसून हो ही जाता है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है?
जयपुर में स्थित है, सबको मालूम है। अगली चीज, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूँ? राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, ठीक है ना। जलवायु और पर्यावरण इन दोनों के परिवर्तन के संबंधित बात हो रही है, और ये कब? 4 सितंबर 2019 को जो है इसकी स्थापना की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मौसम विभाग जो है उसने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। किस आधार पर? तापमान, आर्द्रता, इन 2 आधारों को लेकर के। वर्षा, तापमान और आर्द्रता, 3 आधार है इसमें। वर्षा, तापमान और आर्द्रता, इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। किसने? भारतीय मौसम विभाग ने, ठीक है। और जो पर्यावरण और जलवायु निदेशालय है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, ध्यान रखना। और 4 सितंबर 2019 को स्थापना की गई, और जयपुर में ही जो है वो भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला राजस्थान के लिए है वो जयपुर में ही स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके सामने मैंने साझा किए। अब हम बात करते हैं जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से बन के आएगा वो है ये। देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अर्ध शुष्क जलवायु की। देखो, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दिख रही है ना, इस 50 सेंटीमीटर के हमें 2 भाग करने हैं। एक ये जो दिख रही है लाल, बड़ी वाली, मोटी वाली लाल ये रेखा, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इस 25 सेंटीमीटर से राजस्थान 2 भागों में बटा, ठीक। कौन कौन से? एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। लेकिन फिर भी जब हम 25 सेंटीमीटर के भी पास जाते हैं तो एक ऐसा तो नहीं है कि 25 सेंटीमीटर पार किए करते ही वहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा हो गई। तो बिल्कुल शुष्क उसको भी नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत वर्षा तो यहाँ भी हो जाती है। तो इसलिए ये एक अलग रेखा हमने अनुमानित रूप से खींची है, ठीक है ना। अगली रेखा कौन सी? ये जो रेखा दिख रही है ना, ये हमने अलग से खींची। मतलब इस रेखा के उधरवाले को मुख्य रूप से क्या मानेंगे? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस आधार पर हम जब जिलों की बात करते हैं तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर जैसलमेर पूरा आएगा, और ये बाकी जिले जो है ना, कौन कौन से? बाड़मेर का पश्चिम भाग, जोधपुर का पश्चिम भाग, बीकानेर का पश्चिम भाग। इन सबको मैं ये बोल सकता हूँ उत्तरी पश्चिम भाग, क्योंकि इनका उत्तरी हिस्सा भी इसमें शामिल है। बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा बोलेंगे अपन। और गंगानगर जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा। ये भी अगर चाहे तो इसमें काउंटेबल कर सकते हैं, बाकी नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 4 जिले जो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखने हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और इनमें से जैसलमेर पूरा और बाकी आधे आधे, और वो भी उत्तरी पश्चिमी इलाके इसमें शामिल है। किसमें? शुष्क जलवायु प्रदेश में। बात करें अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क की बात करें तो देखो नीचे जालोर है, ठीक। ऊपर से ले लेते हैं, गंगानगर पूरा आएगा ही आएगा, हनुमानगढ़ आएगा ही आएगा, फिर गंगानगर हो गए पूरे, और हनुमान जी के चूरमा चढ़ा दिया तो ये चूरू भी आ गया, यानी शेखावाटी आ गई। सिक्के चूरू पूरे के पूरे ही शेखावाटी वाले चूरमा चढ़ाते ही हैं। किसके? हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी उनके इष्ट देवता हैं। तो शेखावाटी और हनुमानगढ़, गंगानगर, ये हो गया। ये किस में बात है? अर्ध शुष्क की बात चल रही है। फिर नागौर आएगा। फिर उसके बाद में अब ये जो है ना बाकी कौन से? बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये इसका कौन सा हिस्सा? इसका आ गया उत्तरी, और मैं बोल सकता हूँ पूर्वी हिस्सा, या बिल्कुल पूर्वी हिस्सा बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका पूर्वी हिस्सा जो है वो अर्ध शुष्क में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो इसमें आएगा कौन? इसमें आता है जालोर। कौन आता है? जालोर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नीचे की तरफ कौन आया? जालोर इसमें शामिल हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र शुष्क जलवायु प्रदेश। मैं सीधा बोलूँ तो उपाद्र जलवायु प्रदेश। क्यों? क्योंकि देखो, उसको उपाद्र को पढ़ो उससे पहले एक बार आर्द्र पे दृष्टि डालो। यह है आर्द्र, है ना। आर्द्र की जब हम बात करें तो देखिए ये कहाँ से दोनों अलग अलग हो रहे हैं, आर्द्र और उपाद्र। और उससे भी अगर आप ज़्यादा आगे जाके देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि हमारा जो बाकी क्षेत्र जो लास्ट वाला बस्ता है, जो हाड़ौती का कुछ क्षेत्र, नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुरा कुछ क्षेत्र, और थोड़ा सा सिरोही का क्षेत्र, ये क्षेत्र अति आर्द्र के हैं। तो लास्ट वाला छोड़ दिया, और ऊपर अरावली को छोड़ दिया। ये सारी दिख रही ना आपको ब्लैक, ये अरावली है, अरावली को छोड़ दो। बाकी जो बच गया ना वो सब आर्द्र है। क्या है? आर्द्र। यानी ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी बरसात होती है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। यहाँ बोल सकते हैं आर्द्र का मतलब समझ गए, कोई कमी नहीं है यहाँ बरसात की, यहाँ पानी की कमी नहीं है विशेष रूप से। अब क्यों? उसके कई रीज़न हैं। एक तो नदियाँ खूब हैं, चंबल का पानी भी खूब आता है, बनास का पानी खूब आता है, तो एक तो रीज़न ये है। और एक बरसात भी खूब अच्छी हो लेती है यहाँ।
दोनों जो मानसून है अरब सागर वाला और बंगाली खाड़ी का, दोनों का लाभ इसको मिल जाता है। तो अच्छा लाभ यहाँ मिल गया। तो अब यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि भरतपुर धौलपुर, पहले मैं बोल रहा हूँ आद्र की, ठीक है, आद्र को अच्छे से देखना। अलवर भरतपुर, अलवर नहीं लिया है मैंने, यहाँ क्या आएगा सिर्फ भरतपुर। अलवर किस में आएगा वो अरावली में छोड़ दो, एक बार सीधे भरतपुर आओ। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इनको याद करने का तरीका समझ लो पहले तो, जिससे आपको अच्छे से क्लियरली हो जाए चीज़, ठीक। एक बात समझो, यहाँ जो हाड़ौती है ना, हाड़ौती में क्या बोलते हैं अपन, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बोलते हैं, नहीं बोलते, चार बोलते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसमें बूंदी की बूंद निकाल लो, पानी की एक बूंद थोड़ी सी वो निकाल लो, निकाल ली बूंदी की बूंद, ये बूंद निकाल के आद्र में डाल दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आओ भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चार, ये चार राज्य एक साथ याद रखो। कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, ठीक। तो टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, 4-5 नाम याद हो गए ना, बोल दिए मैंने अच्छी तरह। बूंदी याद हो गया। भीलवाड़ा देख लेना, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद। अब जो चित्तौड़ है ना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर अभी यहाँ जो मैप दे रखा है इसके अंदर प्रतापगढ़ को अलग नहीं किया, लेकिन प्रतापगढ़ भी इसमें आएगा, ठीक है। प्रतापगढ़ का तक का क्षेत्र और इधर राजसमंद का क्षेत्र, उदयपुर लगभग पूरा, ठीक है ना, ये इसी के अंदर काउंट होंगे, एक बार ये देख लीजिए, ठीक है ना। प्रतापगढ़, ऊपर चित्तौड़गढ़, इधर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन ये जो हिस्सा है, ये बेल्ट, ये किस में आ गया, आद्र में। अब देखो अत्याद्र में क्या बच गया, अत्याद्र में कुछ नहीं बचा। ये जो हाड़ौती है ना, इसके अंदर बूंदी निकाल के जो बच गया वो अत्याद्र है, नीचे बांसवाड़ा अत्याद्र है, और इधर सिरोही जो है वो, सिरोही का जो माउंट आबू है वो अत्याद्र में आता है। उदयपुर का भी थोड़ा सा हिस्सा अत्याद्र में हम काउंट कर सकते हैं। बाकी जो अरावली है वो उपाद्र में आएगी, किस में आएगी, उप आद्र में। तो अत्याद्र उपाद्र निकाल दोगे ना, ऑटोमेटिक जो बच गए वो सारे किस में आ जाएंगे, आद्र में। ये दो ध्यान रख लो। तो हाड़ौती, बांसवाड़ा और सिरोही का हिस्सा अत्याद्र में, अलवर, जयपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, तीन तो मोटे मोटे याद रह जाएंगे, अजमेर, अलवर दोनों ऐसे स्टार्ट हैं, और जयपुर राजधानी है, दौसा, बस ये दौसा, सिरोही याद रख लेना बस। और बाकी जितने भी इधर पूर्व वाले याद जाएंगे उसमें सब में क्या कर देना, आर्द्र जलवायु प्रदेश कर देना, और ज़्यादा रटने की आवश्यकता इसमें फिर नहीं बचेगी। बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, फिर हो जाएगा। एक बार और देख लेना इस वीडियो को, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन यहाँ, वो तो समझाने की बात थी, अब यहाँ से रट लेना अगर रटना ही चाहो तो। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। हाड़ौती वाले छोड़ दो, बांसवाड़ा और माउंट आबू छोड़ दो, और बीच वाले अजमेर, अलवर, जयपुर और दौसा, ठीक है। ये जो कुछ चीज जो बीच वाले हैं वो जो अरावली में आते हैं वो छोड़ दो, बाकी बच गया वो सारा क्या है, आद्री है। ऊपर वाला उपाद्र और नीचे वाला अतिआद्र, और बाकी सारा आद्र, और पश्चिम में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देख लो इसमें, अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ क्या है, ये क्या कहना चाहता है, देखिए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु की हम जब बात करते हैं तो दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर, ये सब आ गए इसमें। इसी प्रकार इन सब का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। एंटीसोल्स मृदा या मरुदभिद वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, ये बात मैंने पहले भी आपको अच्छे से समझा दी थी, ठीक है ना। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जब जलवायु की हम जब बात करते हैं तो दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, ये मैंने सब याद करवा दिया, समझा दिया। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो वापस से देखो उसको, क्योंकि वहाँ ज़्यादा याद होगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो इतना ध्यान रखना, प्रतिनिधि जिला कौन सा, जैसलमेर, एंटीसोल मृदा और मरुदभिद वनस्पति, ये काम की बात है यहाँ किसकी, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। आगे बात करूँ मैं अब कौन सी, अर्धशुष्क जलवायु के अंदर, कौन सी, अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु। और इसमें हम बात करें तो ये भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया, ये सारे बता दिए मैंने। शेखावाटी पूरी आ गई, सीकर, चूरू, ठीक है, इसमें चूरू नहीं लिखा लेकिन है इसमें भी, और हनुमानगढ़ आएगा, गंगानगर आ गया, ये सारे इसके अंतर्गत आ गए। बात ये तो वही समझो, मैंने फिर कहा नक्शे में समझिए, समय लग सकता है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, कि वो इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखोगे तो अच्छे से याद होगा। यहाँ याद ये होगा नहीं, पढ़ लो चाहे भले ही। हालांकि ये मैं जो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, टोटल पीडीएफ ये ऐसे कैसे आपको मिल जाएगी, वहाँ आराम से पढ़ लेना इसको। शानदार नोट्स मैंने बनाए, यहाँ पर ये टाइपिंग करवाई है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्रतिनिधि जिला जोधपुर है, यहाँ पर जो स्टेबी प्रकार की वनस्पति है और मृदा जो है वो एरिडोसोल्स है। एरिड यानी जो एरिसोल्स जो होता है, एरिडोसोल्स बोलते से,
सूखी मिट्टी को बोलेंगे एरिडोसोल्स। एक तो होता है एंटीसोल और एक होता है एरिडोसोल, ये ध्यान रखना। एंटीसोल्स जो है वो बिल्कुल सूखे क्षेत्र में आएगी, ठीक। और अर्ध शुष्क में कौन सी आएगी? एरिडोसोल्स, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। स्टेपी प्रकार की वनस्पति भी अर्ध शुष्क में ही होती है। और मरुदभिद किस, स्टेपी यानी थोड़ा छोटा, न बड़ा न छोटा, थोड़ा छोटा स्टेपी हो गया। तो ये ध्यान रखना अर्ध शुष्क में स्टेपी है, ठीक है। अर्ध, वैसे नाम से मालूम पड़ जाएगा अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, लेकिन फिर भी अगर मान लो स्टेपी शब्द नहीं दे, अर्ध शुष्क दे दे, तो ध्यान रखना स्टेपी प्रकार की जलवायु इसके अंदर पाई जाती है। और वहां कौन सी पाई जाती थी? मरुदभिद। हो गए दोनों क्लियर। अब चलते हैं अपन उपाद्र जलवायु क्षेत्र। उपाद्र जलवायु की हम जब बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उपाद्र के अंदर मुख्य रूप से कौन आया? उपाद्र जलवायु प्रदेश में जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये सब मैंने वहां याद करवाए, इसको तो आपको वहीं याद करना पड़ेगा। देखो ये कंफ्यूज होगे नहीं आप। मिश्रित पतझड़ी वन, यहाँ कौन से वन पाए जाएंगे? ये सेकंड ग्रेड में आया था आपकी बार प्रश्न, ठीक है। मिश्रित पतझड़ी वन, धोकड़ा वन, एल्फीसोल्स मृदा, और प्रतिनिधि जिला क्या है इसका? जयपुर, ठीक है। प्रतिनिधि कौन सा है? जयपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। मैंने ये अच्छी तरह से याद करवाया था। उपाद्र वालों में अलवर, अजमेर, जयपुर, ये तीन प्रमुख रूप से याद रखना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। मिश्रित पतझड़ी वन, धोकड़ा वन जिन्हें बोलेंगे अपन। एल्फीसोल्स मृदा, कौन सी मृदा आएगी इसमें? एल्फीसोल्स मृदा इसके अंतर्गत आएगी। फिर हम बात कर लेते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब आर्द्र में भी उन्हें बताया दिया था, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ भी इसी में आएगा, ठीक है ना। इस सब में फैले हुई है। साल, खेर, तेंदु, ये मिश्रित वनस्पति है, इसमें ध्यान रखना भाई। साल, खेर और तेंदु, ये तीन नाम याद रखना इसमें। साल के वृक्ष, खेर के वृक्ष और तेंदु के वृक्ष, ये आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, न अतिआर्द्र में न आर्द्र में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, आर्द्र में है न तो अतिआर्द्र में न उपाद्र में, ठीक। इसके साथ इंसेप्टिसोल्स, काली लाल मृदा, जो आर्द्र जलवायु है उसके अंदर काली लाल मृदा, यहाँ कौन सी हो गई? इंसेप्टिसोल्स, याद रखना पड़ेगा। एल्फीसोल्स कौन सी में? एल्फीसोल्स आ गई उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में, एल्फीसोल्स। और इंसेप्टिसोल्स जो है वो आ गई आर्द्र जलवायु में। ये दोनों याद रखना। अब याद कैसे रखो तरीका बताता हूँ। देखो इंसेप्टी, आर्द्र है ना पूरी तरह से सेफ्टी में है, न तो वो अतिआर्द्र है और न वो उपाद्र है, तो बीच वाली स्थिति में आ गया तो सेफ्टी में है, तो इंसेप्टिसोल्स कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसमें? आर्द्र जलवायु में। फिर मैं बात करूं उपाद्र में, एल्फीसोल्स। उपाद्र में क्या? एल्फीसोल्स। बताओ तीन आर्द्र हैं, उपाद्र, आर्द्र, अतिआर्द्र, उसमें सबसे पहले उपाद्र आता है, तो वो ऐसे स्टार्ट होता है, इसलिए बोलते हैं उसे एल्फीसोल्स। कौन सा बोलते हैं? एल्फीसोल्स, ठीक है। तो यहाँ एल्फी से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है? ए से, एल्फी आ जाएगा, ए से एल्फीसोल्स, फिर इंसेप्टिसोल्स, और तीसरा फिर आ जाएगा, वो आगे आएगा लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा अतिआर्द्र में, उसे बोलेंगे वर्टिसोल्स। कौन सा बोलेंगे? वर्टिसोल्स। तो तीनों सोल्स याद रखना, एल्फी, इंसेप्टी और वर्टी। तो पहला ए वाला, दूसरा सेप है, और तीसरा जो वर्टी बच गया ऊपर वाला वर्टी है, ठीक। ऐसे ध्यान रखना। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। अच्छा प्रतापगढ़ को देखो ये समझ लेना अच्छी तरह से, सॉरी जो भी तो प्रतापगढ़ मैंने आपको शायद ये इसमें चित्तौड़गढ़ वाले में बता दिया था, ठीक है ना। प्रतापगढ़ को ध्यान रखना भाई, ये अतिआर्द्र में आता है। प्रतापगढ़, कोटा, बारा और झालावाड़, इसके बारे में ध्यान रखना। वापस बता देता हूँ, सुधार कर लेना, मेरी गलती हो गई, मेरे ध्यान में निकल गया था। प्रतापगढ़ ध्यान रखना इस तरह से। प्रतापगढ़ किस में आएगा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आना ही आना है, उदयपुर आना ही है, बताया था मैंने आपको। उदयपुर वैसे दोनों में आता है, लेकिन उदयपुर को आप अतिआर्द्र में ही काउंट करें। बारा, झालावाड़, माउंट आबू इसके अंदर विस्तारित है। मानसून सवाना सदाबहार वनस्पति, और ये बताई दिया मैंने आपको। अतिआर्द्र में निश्चित रूप से मानसूनी पवन होगी, निश्चित रूप से क्या होगी? मानसूनी होगी अतिआर्द्र में, तो कोई दिक्कत है नहीं। और काली मृदा मैंने बताई दी आपको। प्रतिनिधि जिला इसका क्या है? झालावाड़। तो तीनों का प्रतिनिधि जिला ध्यान रखना, उपाद्र, आर्द्र और अतिआर्द्र का प्रतिनिधि जिला, ठीक। उपाद्र का प्रतिनिधि जिला जयपुर, आर्द्र का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर, ये ध्यान रखना सवाई माधोपुर इसका, और अतिआर्द्र का प्रतिनिधि जिला झालावाड़। तीनों याद हो जाएंगे। किस किस की बात करूं मैं? उपाद्र, आर्द्र, अतिआर्द्र। उपाद्र में जयपुर, आर्द्र में सवाई माधोपुर और अतिआर्द्र में झालावाड़। रह जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं, झालावाड़ याद रहेगा। अतिआर्द्र में देखो बता दूं मैं आपको, पक्का रहेगा। गलती कहाँ होगी आपकी वो बता दूंगा। उपाद्र में जयपुर भी याद रह जाएगा। ये जो आर्द्र है ना, इसमें ध्यान रखना सवाई माधोपुर जो है ये सवाई वर्षा होती है यहाँ पे, इसलिए आर्द्र है ये ध्यान रखना। चलें आगे। फिर हम चलते हैं राजस्थान में शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब जानते हो।
भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से पश्चिमी दिशा से आने वाली पवनें भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा करती हैं। ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हो, शीतकालीन वर्षा कैसे होती है ये बात बताई हुई है पहले भी। माउट होती है, शीतकालीन वर्षा को माउट कहते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है और पश्चिमी दिशा से आने वाली पवनों से होती है। और ये आपने बार बार पढ़ा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है, भूमध्य सागर से आता है, ठीक है ना। ये अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी पश्चिमी विक्षोभ। चले आगे, अगला आता है मानसून प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है। मानसून प्रत्यावर्तन के काल की बात करें तो ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक होता है। राजस्थान में मानसून की बरसात किस दिशा में बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, मालूम है लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग मार लो। तो प्रत्यावर्तन काल नवंबर, ध्यान रखना भाई, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर विशेष याद रखना। प्रत्यावर्तन यानी वापस से बरसात गई उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्तन। तो अक्टूबर के मध्य में। फिर मानसून की बरसात किस दिशा में बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये राजस्थान है और इसमें ये क्या है, दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये उत्तर और ये पूर्व, तो इधर से ही जाएगा ना, अरब सागरीय मानसून इधर से जाएगा। तो इधर से ही मानसून की शुरुआत बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते इधर बढ़ जाती है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगली चीज आती है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा और वृद्धि, दिशा तो ये हो गई। और वृद्धि की बात करें कि भाई वृद्धि किधर होती है, ज़्यादा मात्रा में, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ किधर वर्षा होती है। तो देखो पश्चिमी राजस्थान ये निश्चित रूप से क्या है, उत्तर, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान है तो यहाँ कम होगी, और इधर जैसे जैसे चलेंगे बरसात बढ़ती चली जाएगी। तो बरसात बढ़ने का एरिया तो ये हो गया, ठीक है। और बरसात के आने के एरिया की बात की जाए तो ये रहेगा, आती किधर से है, शुरुआत किधर से होती है, इधर से। तो ये तो वर्षा के आगमन की बात हो गई, किसकी बात हो गई, आगमन, ठीक, यह आगमन हो गया। और इधर से अपन चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आगमन नहीं है, ये क्या है, वृद्धि। ये क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि किधर से हुई, उत्तर पश्चिम से वृद्धि स्टार्ट होती है और दक्षिण पश्चिम से जो है वो आगमन होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं फिर, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कितनी है। तो अवधि की बात करें तो जून में आती है, मैंने बताया था जून के आखिरी हफ्ते में आती है, और सितंबर में फिर प्रत्यावर्तन शुरू होता है, वापस जाना शुरू कर देती है। सितंबर याद रखना भाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर तो प्रत्यावर्तन काल है राजस्थान में, सीधा ना। सितंबर के एंडिंग से प्रत्यावर्तन शुरू होता है, वापस जाना शुरू कर देता है। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर मध्य से नवंबर तक चलता है, और जून से सितंबर तक राजस्थान में मानसून प्रमुख रूप से रहता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी इसी समय होती है। कौन, लास्ट कहाँ तक हो जाती है, सितंबर तक, शुरू कहाँ से होगी, जून तक। चलिए अगली बात आती है, राजस्थान में दो स्पष्ट जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। बताया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 50 सेंटीमीटर के पश्चिम में सूखा है, 50 सेंटीमीटर से इधर आर्द्र है। फिर आर्द्र के 3 भाग कर लेंगे वो अलग बात है, सूखे के भी 2 भाग कर लेंगे वो अलग बात है। तो बाकी 50 सेंटीमीटर ही राजस्थान को मुख्य रूप से बांटती है। अगली चीज, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा में कम होता है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि समवर्षा रेखा जो है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, समवर्षा रेखा। तो राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा में कम होता जाता है। तो दक्षिण पूर्व से, ये देखो फिर मैप ही काम आना है और कुछ काम नहीं आएगा। दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, उत्तर पश्चिम की ओर, इधर से इधर, यहाँ से चल के इधर जा रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा आपने को, समवर्षा रेखा का मान किस दिशा में कम होता जाता है। यहाँ समान रहती है वर्षा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पश्चिमी राजस्थान में पहुंचेंगे ना अपन, तो वहां जाने के बाद में वर्षा की असमानता शुरू होती है, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं हो जाए जैसे बाड़मेर में बाढ़ आ जाए और जैसलमेर सूखा रह जाए, ये चक्कर है उधर। तो वहाँ समवर्षा रेखा नहीं है, और इधर समवर्षा रेखा, पूर्वी राजस्थान में समवर्षा रेखा है। अगला प्रश्न जो है वो है, राजस्थान में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कहाँ पाई जाती है। तो सुदूर पश्चिम में, मैंने बता दिया, पश्चिम में रेगिस्तान में बाड़मेर में बाढ़ आ जाए और जैसलमेर सूखा रह जाए, तो ये क्या हो गई, सर्वाधिक परिवर्तनशीलता हो गई। अच्छा एक बात और भी है वहाँ परिवर्तनशीलता में, कभी बरसात हो जाए और कभी बिल्कुल भी ना हो, ये भी परिवर्तनशीलता है। राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व क्या है, सबसे आधारभूत तत्व है ना वो है तापमान। अगर गर्मी जितनी पड़ेगी उतनी बरसात होगी, सीधी सी, लोग सुना होगा ना अपने पूर्वजों से, बड़ों से, कि अब की बार तो गर्मी ज़्यादा है भाई, बरसात खूब होगी। तो तापमान महत्वपूर्ण आधार है किसका, राजस्थान में जलवायु का। राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाले अन्य कारकों की बात करें तो अक्षांश स्थिति, क्योंकि राजस्थान जो है वो कर्क रेखा, यहाँ पर कौन सी रेखा है अपनी, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा की उत्तर की तरफ कर्क
और नीचे की तरफ मकर रेखा होती है, अच्छी तरह से मालूम होगा। तो राजस्थान से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा। और जब ये बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलती है तो यहाँ अक्षांश कौन सा हो गया? यहाँ हो गया, जहाँ से रेखा निकल रही है उससे नीचे उष्ण इलाका होता है, और उष्ण के जस्ट ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर उपोष्ण होगा। तो राजस्थान मुख्य रूप से अगर इस बात में देखें तो ये उपोष्ण में आया, लेकिन चूंकि यहाँ की जलवायु गर्म है इसलिए उपोष्ण में ना आकर के फिर ये किस में आता है? उष्ण में। जलवायु दृष्टिकोण से उष्ण में ही आता है। तो यहाँ बात क्या की अपन ने? राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में अक्षांश स्थिति है, महासागरीय भागों से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, अरावली पर्वतमाला भी है और मरुस्थल भी है। ये सारे रीजन हैं जिन कारणों से राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। और सब मालूम, मरुस्थल के कारण से गर्मी होती है तो प्रभावित होता है। अरावली पर्वतमाला वर्षा नहीं रोक पाती, वर्षा सीधी निकल जाती है, यह आपने बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा। समुद्र तल से ऊंचाई बहुत है, ठीक है, महासागर से दूरी भी बहुत पड़ती है, अक्षांश स्थिति मैंने बताई दी आपको। इन सब कारणों से राजस्थान की जलवायु निर्धारित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान। आगे हम देख लें तो राजस्थान में छपने अकाल कब पड़ा था? तो 1899 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक क्या पड़ा था? छपने अकाल पड़ा था। ये सबको मालूम है, नहीं है तो भी ध्यान रखा करो। मैं बोलता हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग बोलता हूँ, आपके अकॉर्डिंग ध्यान रख ले आप, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, किसी को आता है किसी को नहीं भी आता है, तो वो अपने हिसाब से देखें, ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर राजस्थान में संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप वायु भंवर उत्पन्न होते हैं, मतलब बबूलिया, ठीक है ना। गर्मी होगी तो हवा ऊपर उठेगी और वो संवहनीय धाराएं बनेंगी और उनके कारण से क्या होगा? भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बबूला कहते हैं। राजस्थान में गर्मियों में ही आते हैं क्योंकि गर्मी से ही हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है, इसलिए संवहनीय धाराएं वहां बन जाती हैं और वायु के भंवर उत्पन्न होते हैं, इन्हें बबूला कहते हैं। अब देखो दो प्रश्न है, एक तो कटिबंधीय दृष्टि से और एक राजस्थान सामान्य तापमान की दृष्टि से। दोनों प्रश्न अलग हैं, ध्यान रखना, कटिबंधीय दृष्टि और तापमान की दृष्टि। कटिबंधीय दृष्टि की बात करें तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं कटिबंध के अकॉर्डिंग। ये कटिबंध वाला हिस्सा हो गया, नीचे वाला अगर हम देखें तो ये नीचे का जो हिस्सा है ना, ये कर्क रेखा वाला है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? उष्ण व शीतोष्ण। ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये तो देखो उष्ण हो गया, इससे ऊपर वाला है तो शीतोष्ण काउंट होगा। तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है राजस्थान सारा। लगभग राजस्थान किस में आता है? शीतोष्ण, उष्ण शीतोष्ण, उपोष्ण भी बोलते हैं उसे, ठीक है ना, उप उष्ण उसमें पड़ता है। तो यहाँ याद रखने के दृष्टिकोण से अच्छे से याद रखना, उष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, या एक शब्द और काम में ले सकते हैं आप, उप उष्ण, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंध भी बोल सकते हैं इसे। इन सब में तो कटिबंधीय दृष्टि से आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सा? तापमान की दृष्टि से। और तापमान चूंकि हमारे यहाँ गर्म पड़ता है इसलिए ये क्या आएगा? उष्ण कटिबंध। ध्यान रह जाएगा, वापस से देख लो, उष्ण, शीतोष्ण और उपोष्ण, इस नाम से तो क्या बताएंगे अपन? राजस्थान कटिबंधीय दृष्टि में पड़ेगा, क्योंकि उष्ण से जस्ट ऊपर वाला है। और तापमान की दृष्टि से क्या रहेगा? उष्ण कटिबंध। वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है वार्षिक तापमान? पूरे वर्ष का अगर औसत निकालते हैं, औसत वार्षिक तापमान है ये, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, वर्षा की औसत याद रखना और तापमान का औसत याद रखना, मैंने दोनों बता दिए हैं। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी और सबसे गर्म महीना जून है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीले धरातल होना। पश्चिमी राजस्थान में तो यही रीजन है, ठीक है ना। वहाँ मिट्टी जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और वो भयंकर ठंड देती है। फिर राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई और अगस्त माह में पाया जाता है। ये सबसे कम होता है जुलाई में और अगस्त में। 2 महीने में दिन का तापांतर, दैनिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। कम की बात हो रही है, न्यूनतम, ठीक है ना। न्यूनतम कब पाया जाता है? जुलाई और अगस्त। सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है, सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता मतलब सबसे ज़्यादा आर्द्रता चारों तरफ कब रहती है? तो जुलाई से सितंबर, बरसात का टाइम होता है उस समय होती है। और जुलाई से अगस्त का समय जो है वो न्यूनतम दैनिक तापांतर, तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तापमान कम होता है। जुलाई अगस्त में तापमान तो पूरा होता है, लेकिन रात के तापमान में और दिन के तापमान में अंतर नहीं होता, यानी बहुत कम अंतर पाया जाता है। बात कर लेते हैं अपन जुलाई माह में वायुदाब मानचित्र की स्थिति कैसी रहती है। तो जुलाई माह के अंदर वायुदाब मानचित्र 999 मिलीबार रेखा गुजरती है। पाली, जालोर, अजमेर, टोंक, ये जो क्षेत्र है ना, इनके अंदर से ये गुजरती है। किस महीने की बात कर रहा हूँ? जुलाई महीने की। ये प्रश्न आया हुआ है, एक बार ध्यान रखना। देखो नीचे से चलो, बाड़मेर के पास जालोर है कि नहीं है? वो है। जालोर के पास पाली आ गया
उससे ऊपर चलेंगे तो अजमेर, उससे ऊपर चलेंगे तो टोंक, मतलब अरावली से गुजर रहा है ये, ध्यान से देखो। जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, अरावली को पार करते तोड़ते हुए जा रहा है ना बीच में से, अरावली के पश्चिम से शुरू हुआ और अरावली के पूर्व तक चला गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और 999 मिलीबार रेखा गुजरती है। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। जहां अत्यार्द्र जलवायु है वहां ग्रीष्मकाल ज़्यादा थोड़ी हो सकता है, न्यूनतम ही रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे लंबा दिन। सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून, ठीक है। और गर्म, जो लंबा होगा तो गर्म भी होगा, तो लंबा और गर्म दिन 21 जून है, ठीक। और अगर हम बात करें ठंडे की, तो सबसे ठंडा, छोटा और ठंडा 22 दिसंबर को है। अब एक काम की बात कर लेते हैं अपन यहाँ, इसको ध्यान से देखना, ठीक। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए। ये है आपका एक मैप, ठीक है ना। तो इस मैप के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सिकवाल पब्लिकेशन को, वहाँ से मैंने ये लिया है, ठीक है ना। तो वो देख लेना, मैंने अलग अलग किताबों से चीज़ें ली हैं, तभी ये PDF तैयार हुई है। और मैं ऐसा ही करूँगा, आपको बढ़िया कंटेंट अलग अलग जगहों से ला करके दूंगा। बस आपको रेगुलर जुड़े रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया कंटेंट ही मिलने वाला है। तो सिकवाल को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर, सिकवाल पब्लिकेशन को। कहीं वो ये न सोचें कि मेरी किताब पढ़ा करके जो है ये कुछ गलत कर रहे हैं। मेरा टारगेट शिक्षा बच्चों को तक पहुंचाना है, नॉलेज पहुंचाना है। अगर आपको गलत लगे तो मैं पहले मुझे संपर्क करें, सिकवाल पब्लिकेशन से मेरा निवेदन है। और अगर आपको लगता है कि बच्चों को शिक्षा देने में अगर आप भी कहीं योगदान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सर्वाधिक आंधियाँ 27 दिन वाला जिला, ये देखिए, ये गंगानगर की बात हो रही है। गंगानगर किस काम से आता है? सर्वाधिक आंधियाँ यहाँ आती हैं। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें ये भी यहीं पड़ती हैं। कहाँ? गंगानगर में। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, देखिए ये बात क्लियर है, ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं कि जब राजस्थान यहाँ है और सूर्य जो है वो यहाँ सबसे अंतिम रूप से सीधा पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आगे तो कभी सूर्य जाता ही नहीं। कर्क रेखा से आगे, यहाँ से आगे कभी भी सूर्य क्या नहीं जाता? आगे नहीं जाता। ये कर्क रेखा है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा यहाँ से आगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम समझ सकते हैं कि वहाँ तिरछा ही पड़ेगा। कहाँ तिरछा पड़ेगा? ये गंगानगर में सबसे ज़्यादा तिरछा निश्चित रूप से पड़ेगा। इस बात को हम अच्छे से मान सकते हैं ना। फिर हम हनुमानगढ़ चलेंगे। भाई राजस्थान, गंगानगर को देख लिया हमने, सर्वाधिक आंधी आती है 27 दिन और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें यहाँ पड़ती हैं। अब है हनुमानगढ़ की, तो राट हरियाणा के अंदर समीप का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं, हनुमानगढ़ के पास का जो क्षेत्र है इसे राट क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है ये और हरियाणा से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, वो क्षेत्र राठ कहलाता है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ध्यान रहेगी। आगे देख लेते हैं चूरू की बात करें, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको ध्यान से समझना। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म जिला, ये बात देखो इंपॉर्टेंट है। जिले और स्थान में कंफ्यूज ज़्यादा होता है बच्चा, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ बात किसकी कर रहा है? ये जिले की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक ठंडा और गर्मियों में सर्वाधिक गर्म क्या? जिला। फिर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर का मतलब दिन और रात का तापांतर, तापमान में अंतर सर्वाधिक कहाँ रहता है? चूरू में, वार्षिक तापांतर। सर्वाधिक गर्म भी कौन सा? चूरू। अब बात को समझो, देखो हम जा रहे हैं किस जिले में? चूरू में। चूरू जिले की जब बात करते हैं तो सबसे गर्म, सबसे ठंडा। अब जब सबसे गर्म और सबसे ठंडा हो गया, पूरे साल का अगर फिर हम अंतर निकालेंगे तो तापांतर ज़्यादा ही होगा। तो सर्वाधिक तापांतर हुआ कि नहीं हुआ? तापमान का अंतर हो गया ठंडे और गर्म में, तो सर्वाधिक तापांतर। और सर्वाधिक गर्म स्थान क्या है? ये गर्म है स्थान। जिले वाली बात तो ऊपर हो गई, अब स्थान से पूछे ना आपसे, तो चूरू जो मेन है वो स्थान पूछ रहा है आपको। तो चूरू जो शहर है या मान लीजिए चूरू के आसपास का इलाका, वो सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाएगा। तो जिले और स्थान का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा चूरू के बारे में। चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है पूरे जिले में, इसलिए वार्षिक तापांतर सर्वाधिक हो गया। अब स्थान पूछे तो चूरू सर्वाधिक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, इधर ही आ जाओ पहले, जिससे आपके कन्फ्यूजन और बच गया हो वो भी क्लियर हो जाए। फिर हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक सूखा स्थान। देखो स्थान है ये, फिर क्या है? स्थान। जोधपुर में पड़ता है फलोदी, और वो स्थान क्या है? सर्वाधिक शुष्क स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला सम स्थान की बोल के तो भी कौन है? जैसलमेर। अब यहाँ आ जाओ, ये जैसलमेर है, सॉरी जैसलमेर की हम बात शुरू कर रहे हैं अब, ठीक। तो पहला सबसे कम वर्षा वाला सम स्थान
मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है निश्चित रूप से कौन सा है, जैसलमेर, सबको मालूम है। सर्वाधिक सूखा जिला भी कौन है, जैसलमेर। जब वर्षा ही नहीं होगी तो सूखा रहेगा, तो शुष्क होगा, कोई दिक्कत नहीं। जलवायु में सर्वाधिक विषमता, अब यहाँ विषमता भी रहेगी, यहाँ क्या रहेगी, जैसलमेर के अंदर विषमता भी रहेगी। किसकी, जलवायु की सबसे ज़्यादा विषमता भी जैसलमेर में ही है। ठीक, विषमता का मतलब क्या हुआ कि कभी बरसात हो जाए और नहीं हो तो कभी नहीं हो, ये विषमता रहती है यहाँ। तो ये जैसलमेर है ये साहब। जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर जिले में संभावित है। जून का जो महीना था ना, तो वहाँ पर न्यूनतम वायुदाब होगा। कैसा वायुदाब, न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर जिले में ही संभावित मतलब संभव है, क्योंकि गर्मी सर्वाधिक पड़ेगी और जहाँ सर्वाधिक गर्मी वहाँ वायुदाब क्या है, कम होगा। तो ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। कुल मिलाकर के सारा प्रोग्राम गर्मी के कारण से यहाँ पर, ठीक है। तो सर्वाधिक विषमता वाला जिला, ये ध्यान रखना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विषमता किसकी, जलवायु की। कभी वर्षा, कभी तापमान, कभी कुछ हो सकता है, कोई नहीं जानता यहाँ के बारे में, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन आगे, सर्वाधिक वर्षा परिवर्तन वाला जिला। अब वर्षा में परिवर्तन, देखिए पॉइंट क्या करा है, इसको समझिए, क्या समस्या हुई इसके। सर्वाधिक वर्षा परिवर्तन वाला जिला। अब वर्षा परिवर्तन वाली बात देखें तो जैसलमेर और जालौर, इनमें सर्वाधिक वर्षा परिवर्तित होती है। किसमें, जैसलमेर और जालौर में वर्षा कभी परिवर्तित हो जाती है, कोई जानकारी इसमें नहीं मिलती। जयपुर की हम देखें तो मैंने बात स्पष्ट से समझा दी, जैसलमेर जालौर वाली। तो अब जयपुर आ जाओ एक बार, पूर्वी राजस्थान में आ जाइए। सर्वाधिक ओलावृष्टि पूछ ले तो कहाँ होती है, जयपुर जिले में सर्वाधिक होती है। अब हम देख लेते हैं दक्षिणी राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो क्या है। देखिए माउंट आबू की तरफ चलें तो राजस्थान में न्यूनतम तापांतर, अब मुझे बताओ बिना देखोगे भी कहाँ से, यहाँ तो देखो पीछे करके देखो, वो तुम्हारी इच्छा। बाकी न्यूनतम तापांतर जब मैंने पूछा तो सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान, बात किसकी हो रही है, स्थान, जिला नहीं पूछा है मैंने, ठीक। और ये बात आप कमेंट में डालोगे अब, ठीक है ना। न्यूनतम तापांतर कौन सा है, माउंट आबू। तो सर्वाधिक तापांतर कौन सा है, ये आपको बताना है, और जिला कौन सा है ये भी बता देना, ठीक। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, आर्द्रता वाला स्थान की जब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला स्थान, तो वो भी कौन सा स्थान ही है, देखो माउंट आबू तो स्थान ही है। तो यहाँ डिटेल सारी स्थान की पूछी जाएगी। तो तापांतर वाला स्थान, तापमान का अंतर रहता है यहाँ पर न्यूनतम तापमान, मतलब जैसे आप माउंट आबू जाओगे ना, आपको हमेशा ही वहाँ पर समान तापमान दिखाई देने वाला है। राजस्थान का इसको क्या कहते हैं, बर्फोयांश, मतलब देखो यहाँ आर्द्रता का खेल है। मैं तो बरसात खूब होती है तो निश्चित रूप से आर्द्रता यहाँ पर रहती है। फिर राजस्थान का बर्फोयांश, विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस में स्थित बर्फोयांश है, और वो विश्व का है। और राजस्थान का सबसे ठंडा कौन है, माउंट आबू, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बर्फोयांश भी कहते हैं। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में क्या है, कम रहता है। घूमने इसलिए जाते हैं वहाँ, क्योंकि माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए क्या है, वहाँ पर तापमान अन्य स्थानों की तुलना पर गर्मियों में कम रहता है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है, न्यूनतम तापांतर वाला स्थान, सबसे कम तापांतर कौन सा है, कहाँ है, इस स्थान पर है, ठीक है ना। सर्वाधिक तापांतर कहाँ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और न्यूनतम तापांतर कहाँ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान और सर्वाधिक आर्द्रता यहाँ पे, सर्वाधिक सूखा कहाँ है, ये ध्यान रखना है। अंतर ध्यान रखने हैं, माइंड में क्वेश्चन से आने ही चाहिए, ठीक। अब आपके सामने देखो डूंगरपुर लिखा हुआ है, यही उत्तर आ गया आपका ये। अब तो क्लियर हो गई होगी बात। दो बातें ध्यान रखना, क्या, अगर आपको जिला पूछे, क्या पूछे, जिला और स्थान, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना। जिले की बात अलग, स्थान की बात अलग। तापांतर वाले की बात करें ना, तो देखो आपको सामने अच्छी तरह से, अब न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर, न्यूनतम तापांतर, सर्वाधिक तापांतर चूरू, याद हो गया होगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अब स्थान वाली बात, राजस्थान का न्यूनतम तापांतर और सर्वाधिक तापांतर, तो न्यूनतम तापांतर माउंट आबू का और सर्वाधिक तापांतर ये मैंने बता ही दिया, कमेंट में बताना पड़ेगा आपको, ठीक। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये सब क्लियर हो चुके हैं अपने। अब हम थोड़े आगे चलेंगे, और आगे चलें तो आते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में बात करें तो सूर्य की सबसे सीधी रेखा पड़ती है, और सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है, ये ध्यान होना चाहिए, गंगानगर पड़ती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला भी है, और सबसे पहला कौन सा है, तो झालावाड़ है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ में। और दूसरा पूछ ले तो
दूसरा होती है बांसवाड़ा में। ठीक है, दूसरी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बांसवाड़ा। और सर्वाधिक झालावाड़, झालावाड़ बांसवाड़ा। ठीक, सर्वाधिक झालावाड़ में, दूसरी बांसवाड़ा में वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा परिवर्तन वाला जिला, जहाँ वर्षा में परिवर्तन सबसे कम होता है, बांसवाड़ा झालावाड़ में बरसात होगी होगी। और जैसलमेर में कोई सूचना नहीं है, कभी भी हो सकती है, जैसलमेर में कोई फिक्स नहीं है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हो ही गया झालावाड़। गर्मियों में न्यूनतम आंधियाँ, न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ में, सर्वाधिक आंधी गंगानगर में। राजस्थान का चेरापूंजी भी किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगी। और इस मैप को अच्छे से मैं आपको PDF तक पहुंचा दूंगा, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।